गायत्री महामंत्र। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण कीजिए और उसकी उष्णता को अपने नेत्रों पर और मुखमंडल पर लगाइए और एक सकारात्मक ऊर्जा और आनंद के साथ इस कक्षा का आरंभ करिए। धन्यवाद मैम। हरिओम सभी को। थैंक यू प्रियंका जी। चलिए, कल का क्लास सबको क्लियर था, सबको समझ में आ गया था टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होता है? मैम एक्चुअली मैं ना कल हॉस्पिटल में थी, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बहुत अच्छे से नहीं समझ आया, तो एक बार आप अच्छा ठीक है, कोई नहीं, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं सारी चीजों का, उसके बाद फिर इसको आगे कर। मैम आपकी आवाज आ तो रही थी मैम, नेटवर्क एकदम से खराब से हो गए थे। अभी आ रही है? अभी आ रही है, मतलब मैम मेरे नेटवर्क खराब हुए थे, जो मेरा वाईफाई लगा उसमें ना रेड लाइट जलने लगी थी, तो अभी मैंने किसी और के वाईफाई से कनेक्ट किया है, बट ये अच्छा भी ठीक है, कोई नेटवर्क नहीं मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। चलिए, देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस दो वेरिएबल के रिलेशंस को बताता है, ठीक है। जैसे आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका? आप अगर योगा के स्टूडेंट है तो आपका इंडिपेंडेंट क्या हुआ? योगा हो गया, ठीक है। तो योगा को हम क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेशन का क्या 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 मतलब हो गया कि उसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि वीक में हमें 3 सेशन देना है, 45 मिनट का योगा सेशन रखना है, 1 घंटे का योगा सेशन रखना है, ठीक है। उसको अपने हिसाब से हम कम बेसी कर सकते हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, इफेक्ट आता है। मतलब हम जो योगा दे रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में उसका इफेक्ट दिखता है। मान लीजिए कोई हाइपरटेंशन वाला आदमी अगर योगा करता है तो उसका इफेक्ट दिखता है कि हो सकता है उसका बीपी घट रहा हो या बढ़ रहा हो, ठीक है। कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है, तो इसीलिए हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट से जानते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को काउज से जानते हैं या मैनिपुलेशन से जानते हैं, ठीक है। तो जब हम दो वेरिएबल का रिलेशनशिप निकालते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमें रिसर्च करने के पहले ही सारा प्लानिंग कर लेना होता है लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे कि हमें अपना रिसर्च कैसे करना है, मेरा टॉपिक क्या होगा। तो हम पहले ही हमें जो है रिसर्च क्वेश्चन के बाद हमें हाइपोथेसिस बनाना होता है। जब भी हम रिसर्च स्टेप करते हैं तो हम पहले रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं कि मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा, उसके बाद फिर हम हाइपोथेसिस पे काम करते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या है कि जो भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आप कर रहे हैं, जो भी आपका दो वेरिएबल है, ठीक है, उन वेरिएबल में रिलेशनशिप निकालना आपका हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। जैसे हाइपरटेंशन में जो है योगा देने से आपका हाइपरटेंशन बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो हम उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस भी फिर आपका दो 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 भाग में डिवाइड हो जाता है। एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, एक नल हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका अलग अलग मींस जो है ये दो रिलेशन शो करता है, आपके दो वेरिएबल का रिलेशन शो करता है। लेकिन वहीं पे नल हाइपोथेसिस जो है ये कहता है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। योगा देने से हाइपरटेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो योगा कर रहे हैं उनका भी जो है बीपी उतना ही है और जो योगा नहीं कर रहे हैं उनका बीपी भी उतना ही है।
तो ये जो है बोलता है नल हाइपोथेसिस सबका सेम होता है और ये हमेशा नेगेशन में होता है। नेगेशन में मतलब ये हमेशा ये शो करता है कि इसमें दो वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो हाइपोथेसिस में आपका क्या होगा, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया, एक नल हाइपोथेसिस हो गया। ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि नल हाइपोथेसिस सबका सेम होता है, किसको स्टैंडर्ड मानते हैं, तो हम हमेशा नल हाइपोथेसिस पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। नल हाइपोथेसिस को अगर रिजेक्ट करते हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप एक्सेप्ट हो जाता है। मतलब जो भी काम हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं वो हम नल हाइपोथेसिस पे ही करते हैं। ठीक है। क्यों करते हैं हम नल हाइपोथेसिस पे ही, क्यों करते हैं हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस? हमेशा फिक्स रहता मैम है क्योंकि सब फिक्स रहता है, ये फिक्स्ड होता है। क्योंकि ये होता है। फिक्स, क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोग जो है 40 स्टूडेंट है यहाँ पे, तो सबका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अलग अलग होगा, लेकिन नल हाइपोथेसिस सबका यही होगा कि दो वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, सबका सेम होगा। तो जो भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, वो हम नल हाइपोथेसिस पे करते हैं। ठीक है। नल हाइपोथेसिस में फिर क्या होता है कि कभी कभी जो है ओवर एस्टिमेशन के कारण या अंडर एस्टिमेशन के कारण एरर आ जाता है। ये तो हाइपोथेसिस हमने बनाया, हमने क्रिएट किया, इसकी टेस्टिंग भी तो होगी। ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम रिसर्च करने के बाद जब हमारा रिजल्ट आता है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने का एक तरीका होता है। ठीक है। तो उस तरीके में क्या होता है कि अगर आपका एरर आ गया, ठीक है, जिसको हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर के नाम से जानते हैं। अगर टाइप 1 एरर होता है तो क्या क्या होता है उसमें? टाइप 1 एरर में क्या होता है? नल हाइपोथेसिस हमारा अल्फा सही एरर होता है जिसमें कि ट्रू होते हुए भी हाइपोथेसिस रिजेक्ट गलत होता ओवर कॉन्फिडेंस। इसमें क्या होता है, टाइप 1 एरर में क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे कि कल मैं आपको बताई थी कि मैंने जितेंद्र जी और राहुल जी का एग्जांपल दिया था। मान लीजिए कि जितेंद्र जी और राहुल जी दो वेरिएबल है, मैं उनसे मिलके मुझे ऐसा लगा कि दोनों भाई है। ठीक है। तो मेरा जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो गया कि वो दोनों भाई है। नल हाइपोथेसिस क्या हो गया कि दोनों के बीच में, राहुल जी और जितेंद्र जी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो जब दो वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है और रिसर्चर ने प्रूव कर दिया कि नहीं, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है, तो इसको टाइप 1 एरर बोलते हैं। और ये बहुत बड़ा एरर होता है किसी भी रिसर्च में कि दो वेरिएबल्स के बीच में, जो आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके बीच में जबरदस्ती का रिलेशन निकाल देना। ठीक है। तो इसको टाइप 1 एरर बोलते हैं कि हमारे वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। योगा और हाइपरटेंशन, योगा दे रहे हैं, हाइपरटेंशन घट रहा है, बढ़ रहा है, कोई कुछ मतलब कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी रिसर्चर ने क्या प्रूव कर दिया कि नहीं, योगा देने से जो है रिसर्च जो है हाइपरटेंशन घट रहा है या बढ़ रहा है। मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में हमने जबरदस्ती का जो है एक रिलेशनशिप निकाल दिया। तो इसको जो है टाइप 1 एरर बोलते हैं या अल्फा एरर बोलते हैं। ठीक है। इसमें ओवर एस्टिमेशन होता है। ओवर एस्टिमेशन हो रहा है ना कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी मींस जो है फिर भी जो है रिसर्चर क्या किया है कि उसमें दो वेरिएबल्स के बीच में उसने रिलेशनशिप निकाल दिया है। ठीक है। हमें अपना नल हाइपोथेसिस टाइप 1 एरर में क्या करना है, रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है? रिजेक्ट रिजेक्ट करना है। ठीक है। टाइप 1 एरर में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, जबकि इसको एक्सेप्ट होना चाहिए था। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ आपका कि और टाइप 2 एरर बिल्कुल जो है, टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर भी बोलते हैं, और टाइप 2 एरर क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप तो होता है, लेकिन अंडर एस्टिमेट के कारण, लो कॉन्फिडेंस के कारण हम जो है रिसर्चर प्रूव नहीं कर पाया कि हाँ दोनों वेरिएबल के बीच में जो है रिलेशनशिप है। और वो नल हाइपोथेसिस को क्या क्या करता है, क्या होता है उसमें, रिजेक्ट होता है, एक्सेप्ट होता है? एक्सेप्ट हो जाता एक्सेप्ट हो जाता है। होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको समझना है। ये जो है हमने कल डिस्कस किया था कि मतलब ये क्या है। और देखिए इस पे क्वेश्चंस ना कभी नहीं आए हैं योगा में।
ठीक है, इसमें कभी भी जो है मैं क्वेश्चन नहीं देखी है अभी तक में कि जिसमें हाइपोथेसिस में अल्टरनेटिव या टाइप 1 या टाइप 2 एरर से क्वेश्चन पूछा गया हो आपसे। लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है तो आप लोग को ये जानना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका मैम टाइप 2 में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना चाहिए कि एक्सेप्ट होना चाहिए? तो रिजेक्ट होगा ना, यदि क्योंकि लो एस्टिमेट के कारण। देखिए टाइप 2 में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसमें एक्सेप्ट कर लिए ना, मतलब कि जो है उसमें रिलेशनशिप जो है हम निकाल नहीं पाए। नल हाइपोथेसिस क्या है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। टाइप 2 एरर में रिलेशनशिप है, ठीक है, टाइप 2 एरर में रिलेशनशिप है, लेकिन अंडर एस्टिमेशन के कारण या रिसर्चर के लो कॉन्फिडेंस के कारण रिसर्चर क्या हुआ कि वो जो है उसमें निकाल नहीं पाया, मतलब उसकी वो उसमें से जो है क्या रिलेशन है, उसमें था रिलेशन दोनों वेरिएबल के बीच में, लेकिन अंडर एस्टिमेशन के कारण या रिसर्चर के लो कॉन्फिडेंस के कारण वो रिलेशनशिप में वो निकाल नहीं पाया। तो वो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेगा ना, मतलब क्या हुआ कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये होगा ना। नल हाइपोथेसिस क्या हुआ आपका, वो नल हाइपोथेसिस बोल रहा है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब तो इसी जबकि रिलेशन है उसके बीच, जबकि वो दिख नहीं रिलेशन रहा है उसके बीच, लेकिन अपने तो इसीलिए हम टाइप 1 एरर को ओवर स्लाइड विजिबल है सबको। यस मैम। यस जी मैम। हाँ, तो इसीलिए टाइप 1 एरर को हम ओवर एस्टिमेशन भी बोलते हैं और टाइप 2 एरर को हम जो है अंडर एस्टिमेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ ये समझिए कि एरर टाइप 1 और टाइप 2 होता क्या है, ऐसे इतने डेप्थ में योगा में कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है आपसे, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बस इतना है। मैम जैसे कि हमने हाइपोथेसिस बनाया और उसके बाद ये जो एरर आया टाइप 1 या टाइप 2, वो मतलब रिसर्च के बाद मतलब कंक्लूजन में पता चलता होगा ना कि नहीं, जब हम स्टैटिस्टिकल, मैंने कहा ना, जब आप रिसर्च, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा भी पेपर राइटिंग चल रहा है, ठीक है, तो मैं पेपर राइटिंग तो तभी की होगी ना जब मेरा स्टैटिस्टिकल फेज 3 पूरा हो चुका है। तो जब ये रिसर्चर ही निकालता है टाइप 1 है टाइप 2 है, इसमें एरर क्या है, ये हम स्टैटिस्टिकल, अभी जो मैं आईसीटी आपको पढ़ाऊंगी ना रिसर्च में, ठीक है, तो आईसीटी में क्या है कि आपका डिफरेंट सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर में जैसे हम सबका एक प्रोसेस है ना, जैसे हम वैलिडिटी निकालना है, रिलायबिलिटी निकालना है, या फिर जो है आपका टाइप 1 टाइप 2 एरर निकालना है, तो वो हमें सारा का सारा कुछ जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से पता चलता है कि इस रिसर्च में क्या हुआ है, कहाँ दिक्कत आई है, ठीक है। ये हमें जो है जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं अपने रिजल्ट का, क्योंकि जब भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ डेटा होता है ना आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल आपको डेटा दे रहा है ना, यानी तो योगा देने से हाइपरटेंशन बढ़ रहा है तो आप कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना कि उसका एंजाइटी कैसे होता है। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो ग्रुप बनता है, ठीक है, दो ग्रुप बना, एक बार जो है सारा टेस्ट हम योगा देने के पहले लिए, ठीक है, और एक बार जो है हम सारा टेस्ट जो है योगा देने के बाद लिए। तो मेरे पास दो डेटा आ गया ना, एक प्री डेटा आ गया, एक पोस्ट डेटा आ गया। और एक ग्रुप ऐसा है जिसको हम कुछ भी नहीं दिए, उसका भी डेटा है, कंट्रोल ग्रुप का, ठीक है, उसका भी एक प्री डेटा एक पोस्ट डेटा है। तो जो डेटा है हमारे पास कि उस पर्सन को योगा देने के बाद बीपी घटा बढ़ा, उसका एंजाइटी लेवल आपने चेक किया, उसका डिप्रेशन लेवल चेक किया, उसका जो है हाइट वेट चेक किया, मतलब बहुत सारा चीज का आपने जो है आपके पास डेटा आ गया ना। तो वो डेटा को जो है आप जो रॉ डेटा है आपका, उसको आप जब स्टैटिस्टिकल जब ये सारे सॉफ्टवेयर में डालते हैं ना, ठीक है, जब हम उस पर टेस्ट लगाते हैं सारा, तो वो हमें रिजल्ट देता है, ठीक है, कि इसका क्या रिजल्ट आया, ये कौन सा एरर है कि एरर है ही नहीं, वैलिडिटी निकालना होता है उसमें, एक्चुअली डिफरेंट टेस्ट होता है सबका, ठीक है। तो वो उतना डिटेल में मत जाइए, बस समझ लीजिए ये होता कैसे है।
इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है आपसे, लेकिन आपको बस ये जानना चाहिए कि ये होता कैसे है। इसीलिए कल मैं आपसे पूछी थी कि जो आप थ्योरेटिकल रिसर्च करते हैं उसमें टाइप 1 और टाइप 2 एरर होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, कोई रीडिंग नहीं है आपके पास। ठीक है, जब तक रीडिंग नहीं होगा, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए आप ही को अगर डायबिटीज हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो क्या क्या होता है, डॉक्टर बोलता है कि ये दवाई खा के देखिए, 3 महीने के बाद फिर से रिपोर्ट लेके आइएगा, ऐसा ही होता है ना। तो एक जो इंटरवेंशन, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वहां दवाई है ना आपका, कि दवाई देने के पहले आपका रिपोर्ट क्या था और दवाई देने के बाद क्या है। ठीक है, प्री डेटा हो जाएगा, अपोज डेटा हो जाएगा मैम, पोस्ट डेटा दोनों। हाँ, तो एक प्री डेटा हो गया दवाई देने के पहले, और एक आपका पोस्ट डेटा हो गया। तो ये 2 ग्रुप बनता है इसमें, एक जो है आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनता है जिसमें आप दवाई दे रहे हैं, और एक जो है कंट्रोल ग्रुप बनता है जिसमें आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि योगा में कंट्रोल ग्रुप का ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नहीं आता है। बहुत बहुत बारी रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि बहुत बारी कंट्रोल ग्रुप का भी रिजल्ट अच्छा आता है। कुछ भी मतलब ये हो, चलिए ये अभी तो ये मतलब हम लोग को नहीं समझना है। तो ऐसा मतलब जो है ये एरर वगैरह हो गया, वैलिडिटी हो गया, रिलायबिलिटी, इस पे मत जाइए कि इसको चेक कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। वो फिर स्टैटिस्टिक्स बहुत मतलब फिर वो 6-7 महीने लगेंगे उसको पढ़ाने, आपको कंप्लीट करने में, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बस आपको जानना है कि स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। एक बार SPSS का फुल फॉर्म आया हुआ है आपका, SPSS सॉफ्टवेयर, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ जो है ये जानना है कि सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है, इसको कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये नहीं आता एग्जाम में। तो इतना डेप्थ में मत जाइए, बस इतना जान के रखिए कि टाइप 1 एरर में क्या होता है, टाइप 2 एरर में क्या होता है। ठीक है, ओके मैम। आया प्रियंका जी समझ में? यस मैम। ठीक है, चलिए। तो और कोई किसी को कल के क्लास में कोई दिक्कत हुआ हो? नो मैम। ठीक है, चलिए। तो फिर हम जो है देखिए, ये आपका जो है कल जो मैं आपको पढ़ाई थी, अल्फा, बीटा, पावर और स्पेसिफिक, ये जो है मैं आपको आज क्लियर बता देती हूँ। अल्फा हमने पढ़ाई था कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं जबकि वो ट्रू होता है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं जबकि वो ट्रू होता है। और बीटा क्या होता है, फेल टू रिजेक्ट या एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। तो पावर क्या होता है, देखिए पावर हो गया, स्पेसिफिसिटी हो गया, ये सब जो है बस आप याद रखिए इतना कि 1 माइनस बीटा जो है आपका पावर हो जाता है। और स्पेसिफिसिटी ये सब आता नहीं है, ये सब एक्चुअली जो है ये PhD का है ये। ठीक है, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है बस। ठीक है, बस आप ये जान के रखिए कि पावर होता है तो 1 माइनस बीटा हो जाता है। इस तरह से कभी क्वेश्चंस भी नहीं आए हैं आपके, तो इतना डिटेल में मत जाइए आप। ठीक है मैम तो उसमें कुछ नहीं करना है, एरर्स और वो जो अभी लास्ट, हाँ एरर्स एंड डिसीजन क्या था। अच्छा, ये वाला जो है आपका, नहीं इसके बाद वाली स्लाइड थी वो। ये देखिए, ये जो टाइप्स ऑफ एरर है ना, ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन, ये कल के क्लास में मैं आपको बताई हुई हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाके आपको बताऊंगी तो फिर आपको डाउट होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए अभी यहाँ पे मत जाइए, बस आपको अपने दिमाग में रखिए जो कल का एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाई हूँ। ठीक है, कल जो हमने एग्जाम्पल लिया था ना जितेंद्र जी, राहुल जी का, बस ये दिमाग में रखिए आप, तो इससे बहुत जल्दी आप वहां पे क्लिक करेगा आपको क्वेश्चन करने में। ठीक है, हाँ मैम वो क्लियर हुआ, लेकिन इसके बाद वाली जो स्लाइड थी ना उसमें मैं पूछ रही थी कि उसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा या वो क्या रखने लायक याद है वो। अच्छा, वो क्वेश्चंस मैं आपको लेके आऊंगी, मैं बता दूंगी अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना। ठीक है, देखिए इसमें जो है ना 1 टेल और 2 टेल होता है। ये जब मैं आपको स्टैटिस्टिक का जब पढ़ाऊंगी, डिस्क्रिप्टिव और ये सब, तो इसमें मैं बताऊंगी ये एक्चुअली ये क्या होता है, 1 टेल और 2 टेल क्या क्या होता है। जब वो उस समय मैं आपको इसको पढ़ाऊंगी कि 1 टेल कब होता है, 2 टेल कब होता है, हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जब अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें दो स्टैटिस्टिक में भी आपका 2 है, एक डिस्क्रिप्टिव है, एक इन्फरेंशियल है। ठीक है, तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पूरा आपका हाइपोथेसिस अभी हमें फिर से पढ़ना है उसमें। ठीक है, तो जब मैं आपको ग्राफ वाला पढ़ाऊंगी तब उसमें पढ़ेंगे कि 1 टेल क्या होता है, 2 टेल क्या होता है। ठीक है,
ओके मैम। टाइप्स ऑफ एरर हो गया आपका, एरर अल्फा बीटा पावर, ये सब इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको। और क्या था इसमें आपका मैम हाँ ये जो पिछली वाली स्लाइड, ये जो फिक्स अल्फा लिखा है ना 0 पॉइंट, हाँ जो अभी था स्लाइड नंबरिंग था उसमें, इसके अभी जो आपने दिखाया था अच्छा इसके ये पहले। वाला आप बता दीजिएगा जब आपको दिखेगा। नहीं, इसके पहले वाला था ना फिक्स अल्फा फिक्स पावर। हाँ वो अभी पढ़ाऊंगी हाँ मैं ये आपको। वाला ठीक है। हाँ, नल ये हाइपोथेसिस नंबरिंग का पे ये क्वेश्चन आए हैं बहुत बार। हाँ हाँ ये क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन योगा में नहीं आए हैं आपके ये क्वेश्चंस कभी भी। योगा में आपका रिसर्च का क्वेश्चन ना योगा में टफ नहीं होता है, मैं देखी हूँ जहां तक। ठीक है, वो इजी होता है, लेकिन हाँ ये लोग घुमा के देते हैं क्वेश्चन को। और इस बार का भी क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, कल एक स्टूडेंट ने भेजा है, तो उसको भी करवाऊंगी अभी मैं आपको। ठीक है। नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंस टेस्टिंग जो है होता है, इसका प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, अपना हाइपोथेसिस बनाएंगे। ठीक है, कि मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है और नल हाइपोथेसिस क्या है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अल्फा हो गया, पावर हो गया, देखिए इन सब का ना वैल्यू है ये। और ये वैल्यू मतलब ऐसा नहीं कि मैं बनाई हूं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। जो भी रिसर्च करता है उसको अगर ये वैल्यू इसको चेक करना होता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में भी जब हम स्टेट्स लगाते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर लगा के यूज करते हैं, तो यही देखते हैं हम। तो यहाँ पे 0.05 है या 0.01 है या 0.001 है। ठीक है। ये हमें जो है अल्फा मीन जो है आपका अल्फा क्या है, टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर है। ठीक है। तो इसको जो है इस डिजिट में फिक्स का, ये इसका जो है स्टैंडर्ड मतलब इस डिजिट में जो है फिक्स करना होता है। ये सारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, उतना डेप्थ में मत जाइए, या जब हम स्टैट्स पढ़ेंगे तो फिर मैं ये सारा आपको बताऊंगी उस समय कैसे हुआ। ठीक है, क्योंकि अभी हमने स्टैट्स का एक भी क्लास नहीं किया है। उसी तरह पावर का भी है, हर का जो है देखिए एक डिफिनिट वैल्यू, और ये आता है जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं ना, तो ये इसी वैल्यू के आसपास आता है। अगर इससे ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दिक्कत आया है फिर आपके रिसर्च में। इफेक्ट साइज क्या हो गया, इफेक्ट साइज हो गया जैसे कि मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ आपका एक रिसर्चर, जैसे कि इफेक्ट साइज आपका ऐसे समझिए आप कि जैसे आप हाइपरटेंशन के ही लोगों पे काम कर रहे हैं। ठीक है। हाइपरटेंशन किस एज ग्रुप को ज्यादा होगा, कौन सा, जैसे मान लीजिए 10 से 20 साल है, 20 से 30 साल है, 30 से 40 साल है। ठीक है, 3 एज ग्रुप है हमारे पास। तो 3 एज ग्रुप में हाइपरटेंशन के लिए कौन सा एज ग्रुप चूज करेंगे आप? 20 to 30। 30 से 40 या 30 to 40, 20 to 30 या 30 to 40, ऐसे में रहेंगे आप। ठीक है। उसके बाद फिर आप कहाँ के लेंगे, जो लोग गांव में रहते हैं वहां से सैंपल उठाएंगे, या जो लोग अर्बन में रहते हैं वहां से उठाएंगे? अर्बन। अर्बन से उठाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्बन में जो है हाइपरटेंशन के लोग ज्यादा है। मतलब जो है वहां पे हाइपरटेंशन, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है कि यहाँ पे जो है अगर हम देखें रूरल से ज्यादा, अगर गांव के लोगों से देखें तो शहर के लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा है। ऐसा ही होता है ना। तो हम यही इफेक्ट साइज यही हो गया कि आपके सैंपल में कितना पावर है। ठीक है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम हाइपरटेंशन पे कर रहे हैं और कुछ ऐसा हम मीन्स कोई ऐसे पेशेंट को ले लिए या कोई ऐसे चीज को जिससे हमारा कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। इफेक्ट साइज हो जाता है कि जो आपका जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जो आप सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, उस पे जो है वो सॉलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हाइपरटेंशन पे कर रहे हैं और जाके फार्मर्स के ऊपर हम हाइपरटेंशन का करना शुरू कर दे, तो क्या उससे रिजल्ट आएगा हमारा? नहीं आएगा ना। तो इफेक्ट साइज होता है कि आपके सैंपल का जो हम पावर देखते हैं ना, कि जो आप सैंपल ले रही हैं वो कहाँ से ले रही हैं, किसका ले रही हैं, और आपके लिए कौन सा सैंपल कहाँ से सुटेबल होगा, अर्बन से होगा, रूरल से होगा, प्राइवेट सेक्टर के लोग ज्यादा लेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर से लोग ज्यादा, मतलब ये आपको प्लान। तो इफेक्ट साइज होता है जब आप एक अपने जो आपके सैंपल में क्या पावर है, ठीक है, रिजल्ट निकालने का। तो जो हम इसी को इफेक्ट साइज बोलते हैं रिसर्च में। ठीक है। फिर यही है कैलकुलेट सैंपल साइज, कलेक्ट डेटा, इन एनालाइज, इंटरप्रेट। और देखिए पी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पी वैल्यू क्या होता है? पी वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब कि मान लीजिए आप 100 बार पॉइंट को उछालते हैं,
ठीक है। तो 0.5 कितना हुआ, अगर हम 100 टाइम्स किसी कॉइन को मतलब मीन्स उछालते हैं तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि उसमें हेड और टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। 50-50 बोल सकते हैं मैम। 50-50 बोलते हैं, ठीक है। 50 है, तो 50 उसी तरह हम रिसर्च में भी पी वैल्यू निकालते हैं। पी वैल्यू क्या होता है, ये नल हाइपोथेसिस को या नहीं तो रिजेक्ट कर देता है। देखिए यही ये वैल्यू होता है जिससे हम रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। पी वैल्यू का बहुत बड़ा रोल होता है आपके नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में, ठीक है। अगर ये छोटा हुआ 0.05 से तो हम क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। पी वैल्यू जब हम निकालते हैं, जब हम अपना डेटा डालते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, जब हम सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उससे पी वैल्यू निकालते हैं। पी वैल्यू अगर आपके डेटा का 0.05 आया तो नल हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। और उससे बड़ा या उसके बराबर आया 0.05 का, ठीक है, तो फेल टू रिजेक्ट मीन्स उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये नल हाइपोथेसिस जब भी हम पी वैल्यू को जब भी हम नल हाइपोथेसिस को हमको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है तो ये पी वैल्यू ही होता है। पी मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कितना अगर, और ये जो है ये फिक्स है, ये भी मैं नहीं बनाई हुई, जितने भी वैल्यू है ये फिक्स है, ठीक है। तो इसी को हम मानते हैं कि पी वैल्यू अगर 0.05 से छोटा होगा, ठीक है, या तो इसको क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि नल हाइपोथेसिस मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। और पी वैल्यू अगर हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल टू आता है 0.05 से तो हम उसको जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। पी वैल्यू से ये हम देख के निकालते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या फेल टू रिजेक्ट होगा, ठीक है। मैम ये बोल सकते हैं पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ नॉन हाइपोथेसिस कितना कितना सही हो सकता है उसका प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है एक ये फिक्स है। मतलब जब भी हम पी वैल्यू निकालते हैं ना तो ये इसी को देख के निकालते हैं। यही हमारा जैसे लॉग टेबल होता है ना, कि लॉग टेबल में हर चीज फिक्स होता है, वो चेंज नहीं कर सकते हम, वो लॉग टेबल सबके लिए होता है। उसी तरह जो रिसर्चर है, इन सब रिसर्चर के लिए ये वैल्यू एप्लीकेबल है। आप भी जब रिसर्च करेंगे, मैं भी करूंगी, या जो पहले भी हुआ है, ये इसी के बेसिस पे होता है कि पी वैल्यू को ही हम देखते हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। और इसको अब हम निकालते कैसे हैं, कैसे आता है, उतना डेप्थ में मत जाइए, वो हमारे नेट के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये जानिए कि पी वैल्यू को जो है आपका वैल्यू कितना होता है रिजेक्ट करने के लिए और एक्सेप्ट फेल टू रिजेक्ट करने के लिए, यानी कि एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। पी वैल्यू कितना होता है, पी वैल्यू ये अगर जो टेबल 0., हाँ बताइए। मैम ये पी वैल्यू अलग होगा और वो टेबल वैल्यू अलग होता है क्या, मतलब जो नहीं टैबुलेशन नहीं, में करते हैं वो अलग होगा। टेबुलेशन नहीं, जो आप देखिए, जब आपके पास डेटा आ गया ना, रॉ डेटा आ गया, रॉ डेटा का मतलब हो गया जो डेटा आपने लिया है, ठीक है। जो आपने डेटा आपके पास जो आ गया है, चाहे वो बीपी का डेटा हो, जैसे 50 लोगों पे आपने किया, ठीक है। तो क्या होता है, उस डेटा को पहले हम अरेंज करते हैं अच्छे से, ठीक है। अरेंज करके फिर उसको जो है हम सॉफ्टवेयर में डाल करके सॉफ्टवेयर से निकालते हैं ये सब चीज। ये मुझे भी नहीं आता कि कैसे कैलकुलेशन, ये है कैलकुलेशन करने का तरीका है, लेकिन जब भी रिसर्च करते हैं तो डेटा इतना ज्यादा होता है, 50 है, 100 है, और एक्यूरेसी नहीं है ना, मेरे कैलकुलेशन में उतनी एक्यूरेसी नहीं है जितना आपके सॉफ्टवेयर के इसमें है। वो जल्दी गलती नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं खुद से निकालना चाहूँ तो हो सकता है वो एक्यूरेसी मेरे में नहीं हो, ठीक है। तो ये हम सारा का सारा ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आता है। आपका ये जो भी वैल्यू है ना, वो आपका डेटा हम वहां डालते हैं, उसी डेटा से आपका पी वैल्यू निकलता है। फिर हम यहाँ से देखते हैं, अगर इससे कम हो गया इस नंबर से तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, और इसके बराबर और इससे बड़ा हुआ तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। मैम मतलब एग्जाम में इनकी वैल्यू आ जी सकती जी जी एग्जाम में इसकी वैल्यू देखिए, मैं तो अभी तक नहीं देखी हूँ, लेकिन क्या है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लिखा हुआ है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अपने आप में बहुत बड़ा कहानी है। देख रहे हैं वो, अगर आप रिसर्च का सिलेबस देखें तो उसमें जो है लग रहा है कि कितना छोटा सा सिलेबस है, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, लेकिन ये सारा का सारा जो है ना आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही कहानी है जो अभी हम पढ़ रहे हैं।
चाहे वो क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव हो, आपका जो है जो भी हम नल हाइपोथेसिस पर है, वैलिडिटी पर है, ये सब जो है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही कहानी है। ठीक है, क्योंकि जहां आपके पास डेटा आ गया, जैसे मान लीजिए आप लोग 50 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं आपका कोई डेटा निकाल लूं कि आप लोगों में कितने लोग हैं जिनका एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ा हुआ, आप लोगों में कितने लोग हैं जिनका जो है रिसर्च क्लास के बाद जो है डिप्रेशन लेवल बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होता है, तो वो डेटा को हम एनालाइज तो करेंगे ना, जो मेरे पास डेटा आ गया आपका, तो उसको हम उसमें टेस्ट लगाएंगे, एनालाइज करेंगे, तो ये सारा का सारा चीज जो है आपको एग्जामिनेशन में, देखिए मैं नहीं देखी हूँ, पी वैल्यू आता है, पी वैल्यू में क्वेश्चन कैसा आता है वो जब मैं करवाऊंगी तो फिर आप देख लीजिएगा, लेकिन अभी आप ये वैल्यू याद रखिए कि कब हम कितने वैल्यू पे रिजेक्ट कर रहे हैं और कितने वैल्यू पे हम जो है फेल टू रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब फेल टू रिजेक्ट का मतलब हो गया एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू बस आपको ध्यान में रखना है बस। हाँ मैम मैम, जो फिक्स अल्फा एंड फिक्स पावर जो आप लिखे हो वो क्या बाद में डिस्कस करेंगे, वो क्या है, क्यों है? नहीं, देखिए ये फिक्स अल्फा और फिक्स पावर जो है ना, ये चलिए जब मैं स्टैटिस्टिकल डेटा, क्योंकि अभी स्टैटिस्टिक्स तक आपको पढ़ाई नहीं हूँ ना मैं, ओके तो मैम, मैं चाह बाद रही में हूँ कि करेंगे। हाँ, मैं चाह रही हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ तब हम ये सारा चीज, ये फिर से आएगा जी। अभी आपके पास, ये इफेक्ट साइज फिर से आएगा, एनालाइज क्या होता है, इंटरप्रेट क्या होता है, ये सब फिर से आएगा, अभी 1 टेल 2 टेल फिर से आएगा, जब हम स्टैट्स पढ़ेंगे ना तो हमें फिर से पढ़ना होगा ये। ठीक है, जी मैम, ओके। तो मैं उस समय जब शुरू से पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। अब 20 से मैं बता दूं कि जो है वो आपका मीन्स बेल कर्व कैसा होता है, कितने तरह का, स्क्यूनेस क्या, ये सब चीज जो है हम स्टैट्स में पढ़ना है, जब मैं शुरू से पढ़ाऊंगी तब मैं वो सब बताऊंगी आपको। ठीक है, अभी बस इतना जान के रखिए कि हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर में टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, ओवर एस्टिमेशन किस में हो रहा है, अंडर एस्टिमेशन किस में हो रहा है। ठीक है, ये सब दिमाग में रखिए आप, और पी वैल्यू कितने पे रिजेक्ट हो रहा है, कितने में फेल टू रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, पी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। जी ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिए आपकी, ये और बाकी जो भी है आपका, ये 2 टेल 1 टेल, ये मैं सारा कुछ पढ़ाऊंगी, लेकिन जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि स्टैट्स मुझे पढ़ाना ही है आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर जी में मैम। टाइप 1 ओवर एस्टिमेशन, टाइप 2 अंडर एस्टिमेशन, ये कल सारा जो है हम लोग का बात किया हुआ है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए, जितना भी अभी पढ़ाई हो गया है इसमें आपको कोई दिक्कत आ रहा हो। किसी को भी, कोई भी हो जिसको नहीं समझ में आया हो, मैं फिर से आपको बताऊंगी, लेकिन समझ लीजिए, क्योंकि जब स्टैटिस्टिकल मतलब स्टैट्स हम लोग शुरू मैम कर, एक बार बता दीजिए ना तो वो थोड़ा अच्छे से हो जाएगा, अच्छा मतलब एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि क्या होता है ये। और समरी में रिपीट कर दीजिए। अच्छा, कोई ऐसा हो यहाँ पे जो मतलब मुझे बताए कि क्या क्या उनको समझ में आया, तो थोड़ा सा मेरा भी आइडिया हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे हो जो समझाना चाहता हो, कोई भी? मैम आप क्वेश्चन आंसर कीजिए ना, तो हमें समझ में आएगा हमें कितना समझ में आया। अच्छा ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन आंसर ही करती हूँ आपसे। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। मैम ये रिसर्चर का रिसर्चर्स का रिसर्च हाइपोथेसिस इसमें ऊपर नीचे अपना वेरिएशन होता है, वेरिएबल्स में हम रिलेशन जो बताते हैं तो घटना उसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस alternate। अच्छा, अभी इस पूरे ग्रुप में ऐसा कौन है जो पूरा कल से लेके आज तक के क्लास में जो हमने पढ़ा है, हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ये कोई भी ऐसा हो जिसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो और जो इस यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हो, कोई भी, एनीवन जिसको लग रहा हो कि कुछ समझ में आया हो और हम वो जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को, कोई भी। मैम जितना समझ में आया उतना बता सकते हैं, वैसे तो सारा नहीं पता। यस मैम। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि जितना भी समझ में आया हो आप उतना ही बताइए, मतलब उससे उससे ज्यादा मैं नहीं पूछ रही हूँ आपसे। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो ऐसा रहता है जैसे कि हमने अनुमान किया है कि कोई चीज़ सही है, तो जब हमने टेस्ट किया तो वो सही निकलती है। और नल हाइपोथेसिस में ऐसा हो जाता है कि
कि हमने अनुमान किया है कि ये गलत हो सकती है और बाद में जाके वो गलत भी हो जाती है या सही भी हो जाती है। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा आप। देखिए, गलत और सही नहीं है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस आपका वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बता रहा है, जो आपका मैम इंडिपेंडेंट। हाँ बताइए, हाँ बोलिए। हाइपोथेसिस में एक अनुमान होता है हमारे रिसर्च क्वेश्चन के पहले कि हमें हम्म, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये दो टाइप के होते हैं, अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल होता है जिसके बीच या ये वेरिएबल कभी कम या ज्यादा हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं होता। और नल हाइपोथेसिस वो होता है जिसको इसको मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम H1 भी बोलते हैं। और नल हाइपोथेसिस वो होता है जो फिक्स होता है और जिसमें वेरिएबल या तो इक्वल होगा या तो नहीं होगा। कोई रिलेशन नहीं होगा वेरिएबल्स के बीच हाँ, में। उसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। और ये इस मतलब इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेस पे इसके बीच में हम इसको वो करते हैं, मतलब एनालिसिस करते हैं। इसी में ही एरर आपने बताया था कि मतलब 2 टाइप के एरर्स आते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, अल्फा और बीटा एरर। तो ये एरर भी मैम इसलिए होता है क्योंकि कई बार हम जो हाइपोथेसिस है उसको हम ये सोच लेते हैं कि मतलब हमारी सोच ओवर हो जाती है कि ये जो हमने एनालिसिस किया है वो बिल्कुल फिक्स है, मतलब ये रिसर्च किया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन जब उसका आउटकम निकलता है तो वो नहीं होता। तो हम उसमें ये लगाते हैं प्रूव करने के लिए कि टेस्टिंग लगाते हैं कि ये मतलब ये नल जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट है पर इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं टाइप 1 में। और बीटा एरर ये होता है जिसमें कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन तो होता है लेकिन वो लो दिखाई देता है कि जो रिसर्चर है उसको कंफ्यूज होता है कि इसमें कोई रिलेशन नहीं है, पर उसमें एक्चुअल रिलेशन होता है। और वो उसी एरर की वजह से नल हाइपोथेसिस को जो उसको एक्सेप्ट होना चाहिए वो रिजेक्ट हो जाता है। मैम ये इतना मेरे को मतलब समझ में आया। ठीक है, ये आपको ठीक ठीक समझ में आया है। ठीक है, बस हमने इतना ही पढ़ा है कि हाइपोथेसिस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। हाइपोथेसिस होता है दो वेरिएबल्स का रिलेशन। देखिए, हाइपोथेसिस सही गलत नहीं बोलना है, इसमें वेरिएबल्स याद रखिए कि जब भी दो वेरिएबल्स का हम अपने रिसर्च में रिलेशनशिप निकालते हैं तो उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। यही हाइपोथेसिस फिर दो भाग में डिवाइड हो जाता है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस, एक नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है। हम योगा दे रहे हैं तो एंजाइटी बढ़ रहा है या घट रहा है, हम योगा दे रहे हैं तो हाइपरटेंशन बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम जब नल हाइपोथेसिस बोल रहा है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, और जब भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं तो वो हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस पे लगाते हैं। जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो वो नल हाइपोथेसिस का टेस्टिंग होता है। ठीक है, और जैसा आज मैं आपको बताई कि पी वैल्यू देख करके हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो इसी में आपका टाइप 1 टाइप 2 एरर है। देखिए, एक अगर आपको एरर ध्यान हो तो दूसरा उसका उल्टा है। जैसे कि टाइप 1 एरर में क्या हो रहा है, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन जो है नहीं था, मेरा नल हाइपोथेसिस सही था, दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन वो रिलेशनशिप रिसर्चर ने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण जो है वो निकाल दिया कि इसमें रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हमें जहां नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमें हमेशा नल हाइपोथेसिस पे लगाते हैं, तो नल हाइपोथेसिस टाइप 1 एरर में क्या होना चाहिए था, एक्सेप्ट होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, और रिजेक्ट करके जो है फिर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही हो जाता है, दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप निकाल देते हैं। ठीक है, और यही इसी का ठीक उल्टा जो है आपका टाइप 2 एरर में होता है। ठीक है, टाइप 2 एरर में क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में आपने रिलेशनशिप। जो पी हाँ बताइए। हाँ मैम, वो तो समझ आ गया था। हाँ। और जो आपने जो पी वैल्यू बताया ना, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, तो उसमें हाँ। ये है कि जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो अगर कम रहती है 0.05 से तो वो रिजेक्ट हाँ। होता है। ओके, हम्म। और वो अगर इक्वल या ज्यादा होता है पी वैल्यू तो फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा।
एक्सेप्ट ठीक हो है। जाता है। हाँ ठीक है, ओके क्योंकि हम ओके लोग ओके हाँ Yes. जब भी कोई भी हम एनालिसिस लगा रहे हैं तो यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का कोई रोल नहीं होता है एनालिसिस में। हमेशा हम नल हाइपोथेसिस पे काम करते हैं। नल हाइपोथेसिस को यानी तो रिजेक्ट करते हैं यानी तो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बस हमें इतना ही समझना है, इससे ज्यादा मत समझिए। अगर क्वेश्चंस आता है, जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उस समय, ठीक है, तो फिर उस समय देखेंगे कि क्या उसमें क्वेश्चन। लेकिन अभी तक योगा में मैं ये क्वेश्चन देखी ही नहीं हूँ, हाइपोथेसिस से क्वेश्चन मैं नहीं देखी हूँ कि कोई टाइप 1 या टाइप 2 से एरर आया हो। अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी मैं आपका वो पूरा एक बना रही हूँ ये टेस्ट के लिए। ठीक है, तो अभी तक मुझे दिखा नहीं है कि योगा में कभी टाइप 1 या टाइप 2 से पूछा गया, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कहानी है तो हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है, बाकी ये 1 टेल 2 टेल जब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगी तो उस समय हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे कि 1 टेल क्या होता है, 2 टेल क्या होता है, ठीक है, बेल कर्व क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होता है। ठीक है, ये सारा कुछ हम उस समय बात करेंगे, अभी नहीं। जब हम स्टैटिस्टिक बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे उसके बाद धीरे धीरे समझेंगे इसको। ठीक है, मैम तो एक अभी मैम शायद थोड़ा सा अजीब लगे मैम, जैसे अल्फा टेस्ट और वो दूसरा वाला टेस्ट था मैम, हाँ जैसे हाँ वो 2 टेस्ट हो गए और ये नल हाइपोथेसिस टाइप 1 टाइप 2 एरर हाँ मैम, हाँ इनमें है ना मैम क्या रिलेशन हो जाएगा मैम, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मैम। इन सब में एक ही जैसा रिलेशन होगा क्या, जैसे एक ही तरह से काम करते हैं? हाँ, देखिए जब भी हम स्टैटिस्टिक्स, देखिए ये जो है ना, अब आप मेरे से पूछेंगे कि मैम इसका जो है वैल्यू यही क्यों है, ठीक है, या ऐसा ही क्यों आया, सब मतलब जो देखिए जो प्रोसेस है रिसर्च का वो सबके लिए एक ही है। ठीक है, आपको जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही समझिए, उससे ज्यादा डिटेल में मत जाइए। जब हम स्टैट्स पढ़ेंगे ना तो ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर होगी आपकी उस समय। अभी बस आप हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और टाइप 1 और टाइप 2 एरर समझिए। जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उस समय इन सब चीजों की बात करेंगे। ठीक है, मैं भी सिग्निफिकेंट टेस्टिंग ही नहीं समझ में आया मैं। ये मतलब इसमें जो दिखा रहा है 0.5 और 0.1, ये मतलब कैसे इसको निकालते हैं ऐसा? नहीं ये नहीं समझना है ना आपको कैसे निकालते हैं। ये सब देखिए जब आपको आईसीटी पढ़ेंगे ना रिसर्च का, ठीक है, ये आपको नहीं निकालना। ये आप देखिए स्टैटिस्टिक क्या है ना कि आपको स्टैट्स में बहुत कम पढ़ना है, स्टैट्स का सिलेबस ज्यादा नहीं है आपके इसमें। ठीक है, तो जब हम स्टैट्स पढ़ेंगे, देखिए आपका मैम ये ना हाँ एक क्वेश्चन मैंने देखा था, हाँ मुझे अभी बताइए। याद नहीं आ रहा है, अगर मिलेगा तो मैं हाँ, तो उसमें ना कुछ ऐसे दिया था सिर्फ कि कौन सा रिसर्च मतलब क्या बोलेंगे हम मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ठीक होने की, ऐसा। और नीचे ना उन्होंने 0.95 -0.85 ऐसे दिए थे, तो वो तो समझ ही नहीं आया मुझे। वो मुझे क्वेश्चन भी नहीं नहीं नहीं, पता वही अभी मैं बोल मिल रही हूँ। रहा है, ये नहीं देखिए, तो मैं ये देखिए अल्फा हो गया, पावर हो गया, इन सब का देखिए, ये अल्फा हो गया, 1 माइनस बीटा हो गया, ये सब क्या है ना, एक फिक्स वैल्यू है इनका। ठीक है, इसी वैल्यू से हम अपना वैल्यू चेक करते हैं। उसको जैसे याद रखना पड़ेगा इनकेस, जैसे ये इसको मैम को याद लगता रखना होगा आपको, है, एग्जैक्टली आपको ये इसको पूछ रही याद थी। करना होगा। ये फिक्स वैल्यू है, इसका हम कुछ नहीं। हम जब एनालिसिस करते हैं, जब हम पावर निकालते हैं, तो हम इसी से, यानी तो हम जब हमारा जो पी वैल्यू आता है हम इसी से चेक करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है, ये जो है आपका एक स्टैंडर्ड है कि इसी का अगर इतना आया है, इसके अंदर आया है या इससे कम कम आया है तो उसको रिजेक्ट कर दो, और इससे ज्यादा है या इसके बराबर है तो उसको जो है फेल टू रिजेक्ट मींस एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यू है, ये जो है इसी को वैल्यू को देख करके हर रिसर्च होता है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना ये फिक्स है, ये वैल्यू चेंजेबल नहीं है कि आप रिसर्च करेंगे तो आपको दूसरा यही टेबल आपको भी देखना है, यही टेबल मुझे भी यूज करना है। क्योंकि जो हम एनालिसिस लगा रहे हैं वो तो अपने डेटा पे लगा रहे हैं ना। ठीक है, जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे ना कि ग्रेविटेशन पॉइंट हम 9.8 होता है समथिंग इस तरह का, तो हमारा तो कभी भी 9.8 नहीं आता था, लेकिन उससे पता लगाते थे कि हमारा कहाँ है, किसके आसपास है। उसी मतलब तरह रिसर्च में एक्यूरेसी की मतलब इतनी आसपास हो सकती है, उसी बेस पे हमें अपना रिजल्ट समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है फिक्स वैल्यू है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। अल्फा ये फिक्स वैल्यू है। जब हम अपने डेटा का वैल्यू निकालते हैं तो हम इन्हीं से चेक करते हैं कि हमारा कहाँ पे है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम लगाते हैं तो हम उस समय जो है खुद ब खुद देखते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं आपसे, क्वेश्चंस जो है उसके बाद फिर
इससे जो है और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ओवर एस्टिमेशन किस में होता है? प्रियंका जी आप बताइए मुझे, ओवर एस्टिमेशन किस टाइप 1 और अंडर एस्टिमेशन किस में होता है? टाइप 2 बीटा एरर। ठीक है, अब आपको थोड़ा समझ में आया कि क्या है टाइप 1 टाइप 2? देखिए जितना समझा रही हूँ Yes, उतना ही ma'am. समझिए। यस मैम। ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ना है इसको फिर से एक बार पढ़ना है जब हम स्टैट्स पढ़ेंगे तो। ठीक है ना? मैम वो प्रोबेबिलिटी लास्ट में जो 9 नंबर पे था, वो प्रोबेबिलिटी का वो तो समझ में आया 0.5 से होगा तो वो एक्सेप्ट रिजेक्ट वाला, लेकिन उसके पहले वो जो 0.80 फिक्स वैल्यू जो थी उनको कैसे लर्न करेंगे? इसको लर्न नहीं, देखिए ये जो है ना एक बार जो है मैं देखी हूँ ये क्वेश्चन आया है कि पावर में जो है पावर होगा तो क्या होगा, 1 माइनस बीटा होगा, 1 माइनस, इस तरह का तो क्वेश्चन मैं देखी हूँ एक बार ये आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अल्फा जो है आपका पावर, जैसे ये वाला क्वेश्चन एक मैं देखी हूँ आपका, जब क्वेश्चन तैयार करी थी तो उस क्वेश्चन में एक पावर पे क्वेश्चन पूछा गया था कि पावर क्या होता है, 1 माइनस बीटा होता है, 2 माइनस थीटा होता है, इस तरह करके ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार रिसर्च में। योगा का नहीं था, किसी और सब्जेक्ट का था वो। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि पावर में जो है 1 माइनस बीटा होता है। अल्फा आपका, तो अल्फा आपको पता ही है कि टाइप 1 एरर को ही बोलते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू से तो अभी तक नहीं देखी हूँ मैं कि इनका वैल्यू पूछा गया हो कि अल्फा का क्या वैल्यू होता है या पावर का क्या वैल्यू होता है। ये क्वेश्चन तो मैं देखी हूँ कि पावर जो है 1 माइनस बीटा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है पावर के ऊपर कि पावर क्या होता है, 1 माइनस बीटा है, 1 माइनस अल्फा है, अल्फा माइनस 1 है, बीटा माइनस, इस तरह से एक क्वेश्चन तो मैं देखी हूँ। ठीक है, तो ये आपको याद करना, इसका कोई तरीका नहीं है, मतलब इसमें कुछ समझने का नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि ये जो है ना लॉग टेबल है और ये फिक्स है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसको रहने दीजिए, इसको आप याद कीजिए नहीं कीजिए, इसका क्वेश्चन नहीं देखिए, लेकिन पावर का मतलब होता है 1 माइनस बीटा। और अभी पावर और अल्फा वगैरह हमें फिर से पढ़ना है जब हम जो है ग्राफ पढ़ेंगे, जब हम बेल कर्व पढ़ेंगे, तो उसमें फिर से मैं पढ़ाऊंगी आपको ये चीज। ओके मैम। ठीक है, अभी हम लोग को बेल कर्व पढ़ना है ना कि स्टैटिक्स। एक्चुअली मैं आपको ना शुरू से 20 से मैं करवाऊंगी तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको, इसीलिए मैं चाहती हूँ जब मैं स्टैट्स पढ़ाऊं तो ये जो भी चीज बचा हुआ है उस समय मैं आपको सारा क्लियर कर दूं, उस समय कि मुझे बेल कर्व जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तो उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये चीज आपको याद ही करना होगा, इसका कोई तरीका नहीं है, मतलब ये आपको मतलब रोट लर्निंग ही है, आपको इसको रट के ही याद करना होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका मीन्स टाइप 1 एरर हो गया, टाइप 2 एरर हो गया। जो आपको टर्मिनोलॉजी बताई हूँ उसको ध्यान रखिएगा कि किसमें क्या हो रहा है, क्योंकि जब आप स्टैट्स पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको 1 टेल 2 टेल और ये सब पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको ये ध्यान, मैं फिर आपको वहां पे फिर डे 1 वाला रिविजन नहीं होगा, उसमें फिर आपको ध्यान रखना होगा कि टाइप 2 एरर में क्या हो रहा था और टाइप 1 एरर में क्या हो रहा था। ठीक है, अच्छा किस एरर में जो है रिसर्चर की गलती ज्यादा होती है, टाइप 1 एरर में या टाइप 2 एरर में? टाइप 2 टाइप 1 में मैम, टाइप 1 जिसमें हाँ जी टाइप ओवर 1 में कॉन्फिडेंस। रिसर्चर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ओवर एस्टिमेशन हो जाता है, तो उसको ऐसा बोला जाता है कि, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका नेट एग्जाम में कि ओवर कॉन्फिडेंस, तो जो है रिसर्चर की गलती टाइप 1 एरर में मानी जाती है कि वो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। एक दो वर्ड बताई थी ना मैं आपको, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। देखिए इन दोनों वर्ड को ध्यान रखिएगा, ये वर्ड बार बार रिपीट होता है नेट एग्जाम में, चाहे वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में हो, चाहे आपका वो रिसर्च में हो। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव याद है, दो वर्ड बताई थी मैं आपको रिसर्च में। जी मैम। रिसर्च क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? प्रेजेंटिंग एज इट इज द रियलिटी। ठीक है, प्रेजेंटिंग एज इट इज द रियलिटी, गुड। तो जो हमारा रिजल्ट आया है उसको ही प्रेजेंट करना है, हम जो सोच रहे हैं उसको जबरदस्ती रिलेशनशिप नहीं निकालना है। ठीक है, तो टाइप 1 एरर में सबसे ज्यादा जो है रिसर्चर की गलती मानी जाती है। टाइप 2 एरर में किसकी गलती होती है? अंडर कॉन्फिडेंस होता है और वो Same लैक research. ऑफ अच्छा tools देखिए, का कह टाइप लीजिए। 1 एरर हो या टाइप 2 एरर हो, ठीक दोनों है, ये रिसर्चर की दोनों गलती तो होती है रिसर्चर में मैम। कारण ही होता है, दोनों में Yes, रिसर्चर ma'am. का ही एक रोल। ओवर कॉन्फिडेंस और एक अंडर कॉन्फिडेंस।
ठीक है, लेकिन ऐसा बोला क्यों जाता है कि टाइप 1 एरर में रिसर्चर का ज्यादा मतलब ऐसा क्वेश्चन क्यों आया कि किस एरर में रिसर्चर की ज्यादा गलती होती है? क्योंकि दोनों क्योंकि तो उसमें अपनी अपनी मैम मर्जी वो जबरदस्ती वो रिलेशन डाल रहे हैं। वो ज्यादा डेंजरस रहेगा, हार्मफुल रहेगा इसलिए। डिसलाइक की असलियत पता है लेकिन फिर भी छुपा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि टाइप 1 एरर में रिसर्चर की गलती होती है, लेकिन टाइप 2 एरर में उसमें भी रिसर्चर की गलती होती है, उसमें भी रिसर्चर ही गलती कर रहा होता है। लेकिन टाइप 2 एरर में क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन वो अंडर एस्टिमेशन या अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से वो निकाल नहीं पाता है। ठीक है, उसको लगता है कि नहीं ये मतलब मेरा जो है नल हाइपोथेसिस को जो है हम लोग को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, या फेल टू रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोसेसेस का गलती जो जो हम पढ़ रहे हैं ना कि सैम्पलिंग कैसा, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने बैठते हैं तो उसमें बहुत सारा जो है ना रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, सैम्पलिंग है, बहुत सारा चीज है जो आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि जो टाइप 2 एरर होता है वो मेथड का उसमें मेथड की गलती ज्यादा ज्यादा मतलब जो भी आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है या जो भी आपने प्लानिंग की है उसमें वहां पे आपने गलती की है। ठीक है, आपके मेथड्स में जो आपके प्रोसेस जो आपने रिसर्च प्रपोजल जो आपने पहले से जो रिसर्च स्टेप्स बनाए हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए, कहीं ना कहीं उस स्टेप्स में आपकी जो है गलती है, या कुछ आपने सैंपल साइज में गलती की है, आपने जो है लिटरेचर रिव्यू ठीक से नहीं किया है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो है रिसर्चर का कम गलती माना जाता है अगर हम टाइप 2 एरर का बात करें। लेकिन टाइप 1 एरर में क्या होता है कि ये फुल मतलब इसमें जो है ज्यादा अगर गलती की बात करें तो टाइप 1 एरर में रिसर्चर की ज्यादा गलती होती है। लेकिन अगर टाइप 2 की बात करें कि वेरिएबल में रिलेशनशिप आ तो रहा था उसके वेरिएबल्स में, लेकिन फिर भी वो प्रूव नहीं कर पाया, तो जो स्टेप्स है या जो प्रोसेस है जो हम रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए, हमारा कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई स्टेप में हमने गलती कर दिया है। ठीक है, मैं आपको ना कल हाँ बताइए। लिटरेचर रिव्यू की कमी के कारण वो टाइप 2 एरर आया, ये बोल सकते हैं? क्या क्या किसके कमी के लिटरेचर रिव्यू नहीं किया उसने प्रॉपर रिसर्चर ने, इसलिए टाइप 2 बीटा एरर आया, ये हम बोल सकते हैं? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, उसमें मेथड की गलती को ज्यादा मानते हैं हम। उसमें जो मेथड हम अपना अपनाते हैं ना, जो रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं उसमें हम उसकी गलती ज्यादा मानते हैं कि उसने यानी तो रिसर्च प्रपोजल जो बनाया है उसने सही से लिटरेचर रिव्यू नहीं किया है, या उसने सैंपल सही जगह से नहीं नहीं लिया है। ठीक है, यानी तो उसकी जो एज ग्रुप है वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो इसीलिए मैं हाँ बताइए। मैम जो ये मेथड लिटरेचर रिव्यू, ये जो गलती तो मेथड का नहीं है, मेथड यूज जो कर रहे हैं उसका गलती है, तो मेथड को क्यों बोल रहे हैं? तो रिसर्चर नहीं का नहीं, तो आ रहा है ना। इसमें क्या होता है कि टाइप 2 एरर में क्या होता है, रिलेशनशिप तो आ रहा है ना, रिलेशनशिप आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है आपका रिसर्च आपने, अगर मान लीजिए आपका क्या होता है टाइप 2 एरर में होता क्या है बताइए मुझे, कि दो वेरिएबल्स के बीच में जैसे रिलेशन कि आ दो रहा है। चीजों में रिलेशन तो है, हाँ बट हम उसको प्रॉपरली नहीं निकाल पा रहे कि क्या रिलेशनशिप बन रहा है। बिल्कुल, और हम क्या कर रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस को जो है ये एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, फेल टू रिजेक्ट जिसको बोलते हैं, यही होता है ना। तो इसमें क्या है कि आपका जो है रिलेशनशिप आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है आप आपके डेटा में अगर रिलेशनशिप आ रहा है, आपके वेरिएबल्स में रिलेशनशिप आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आपने मतलब जो रिलेशनशिप आएगा कब, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप आएगा कब? अगर दो वेरिएबल्स के बीच में योगा और हाइपरटेंशन के बीच में रिलेशनशिप आ रहा है तो कब कब आएगा? डिपेंडेंसी ये उनके ऊपर कि एक चीज पे डिपेंड करती है उसके रिगार्डिंग। अगर जो है अगर देखिए अल्टरनेटिव जब रखेंगे ना, जब वेरिएबल्स में जो है रिलेशनशिप आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप चेंजेस इन वन लीड्स टू चेंजेस इन अनदर। अल्टरनेट वाले पे आएगा। अल्टरनेटिव होगा मैम। ठीक है, तो रिलेशनशिप इसमें रिलेशनशिप आ रहा है लेकिन अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से, यानी तो हमारे जो हमने मेथड्स लिए हैं, या मतलब ये प्रोसेस का जो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है ना कहीं उसमें, क्योंकि देखिए जब आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत चीजों का आपको ध्यान रखना होता है ना। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसमें आपने गलती किया हो, ये मेथड या प्रोसेस का होता है। बहुत देखिए डेप्थ में मत जाइए इसमें, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि इसमें क्या है ना कि मतलब इतना सारा नदी समाया हुआ है समंदर में जाकर के कि वो समझ आपको इसके लिए, जैसे हम लोग स्टैट्स ही पढ़ते हैं तो एक साल हमारा पूरा स्टैट्स में ही जाता है।
ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिए कि क्या वैल्यू होता है, पावर की जो है 1 माइनस बीटा होता है, अल्फा क्या होता है, ठीक है, इन सब चीजों को रखिए ध्यान। और चलिए अभी क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था ना हम लोग का, हम लोग कहाँ कहाँ पहुंच गए फिर? नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या क्या होता है, कोई एक मुझे बताइए, हाइपोथेसिस क्या होता है, बताइए। मैम दो वेरिएबल्स के बीच में हाइपोथेसिस एक एजम्पशन होगा जो प्रूव नहीं हुआ है। एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है, जो हमने सोचा है दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन का, उसको हमको प्रूफ करना है। मतलब अभी हमने रिसर्च तो किया नहीं है, रिसर्च करने के पहले का हम कहानी बना रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा। अब जैसे चंद्रमा पे चंद्रयान गया, तो अब तो वहां जाके साइंटिस्ट तो नहीं देखे है ना कि वहां पे क्या है नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है उन्होंने जो चंद्रयान को वहां पे भेजा है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना, उनका कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस होगा ना उस रिसर्च में, है ना। तो जो हमने रॉकेट भेजा वहां पे, जो चंद्रयान 3 जो है वहां पे हमने भेजा है, तो हमें तो नहीं, रिसर्चर ने तो नहीं देखा ना कि वहां पे क्या है नहीं है, बस उसको उनको ये पता है कि ऐसा होगा, एक अनुमान लगाया उन्होंने, ठीक है। तो जो आप अनुमान लगाते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, जो आप सोचते हैं वही आपका हाइपोथेसिस होता है, जिसको आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर अभी मैंने क्वेश्चंस होगा मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो है, नहीं इसका क्वेश्चन नहीं है। नहीं इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्वेश्चंस कुछ ही किसी किसी में मैं इसमें लिखा हुआ था मेरे इसमें। अच्छा चलिए कल मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी आपका, ठीक है। यस। अच्छा मुझे इसका आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन जो आपका पिछले साल आया हुआ था, योगा में नहीं आया था, किसी और चीज में आया था, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, इसका क्या आंसर होगा? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च आर, ठीक है, मैं पढ़ाई हूं ना कि साइंटिफिक क्यों होता है रिसर्च। इसमें आपके कितने ऑप्शंस दिए? 1 2 3 4 सी तो 5। कंफर्म होगा, सी तो कंफर्म होगा। हाँ देखिए, अब आपको यूजीसी ये नेट क्वेश्चन कैसे लगाना है। अब ये सी बी साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक में जो है ए से लेके एफ में आप किस पे 100% श्योर है कि वो होगा ही होगा? सी 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 है मैम, बी और बी एफ। बी है, बी है सी तो मैम, बी है, बी बी ए है। भी है मैम। सी है। सिर्फ ई नहीं को डाउट दोनों, है। देखिए आपके पास ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, फोर्थ इसमें से ऑप्शन कौन, लग रहा है, फोर्थ हाँ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन होगा। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो होगा ही होगा, 100% लगता है वो होगा ही होगा, वो आएगा ही आएगा? ऑब्जेक्टिविटी। सी, सी बी ऑब्जेक्टिविटी, और सी और ऑब्जेक्टिविटी। बी, सी और बी दोनों। ठीक है, सिस्टमैटिक। चलिए वेरी गुड, ऑब्जेक्टिविटी पे आपको 100% जो है भरोसा है, तो इसको हम लॉक करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी का ऑप्शन क्या है? बी, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी का ऑप्शन है बी। तो अब देखिए जो जिसमें बी नहीं है उसको निकाल दीजिए, तो बी किसमें किसमें नहीं है? ए और सेकेंड और फोर्थ। थर्ड में सेकंड किसमें है? सेकंड थर्ड में। ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंड और थर्ड हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास बचते हैं दो ऑप्शन, 1 और 4। 1 और 4 में देखिए क्या क्या कॉमन है, ए कॉमन है, बी कॉमन है, ठीक है, और आपका कॉमन क्या नहीं है? डी ई और सी एफ। तो अब हम लोग को जो है ये देखना है कि डी और सी में कौन सा ज्यादा, मतलब आपके लिए क्या ज्यादा, मतलब आपको क्या 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 लगता है कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, डी की ज्यादा है कि सी की ज्यादा है? चलिए देखते सी हैं। की सी है बोल रहे हैं सिस्टमैटिक, सी है, और सी डी में। बोल रहा है सिक्रेटिव, ठीक है। देखिए ये वर्ड कुछ नहीं होता है, रिसर्च में पढ़े हैं क्या ये वर्ड हम लोग? नो सिस्टमैटिक सीक्रेटिव नहीं नहीं, पड़ा। ठीक है, तो ये है सिस्टमैटिक। हम लोग ये तो पढ़े कि रिसर्च सिस्टमैटिक होता है, ये पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये तो हम जानते हैं कि रिसर्च सिस्टमैटिक होता है, तो सी वाला ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है। तो हमको ऐसे देखना है वहां पे,
मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये क्या होता है कि आपको कुछ ऐसा वर्ड दे देंगे जो आपको लगेगा कि ये तो हम पढ़े ही नहीं है। ये हर साल होता है रिसर्च, खास करके रिसर्च में। तो जो वर्ड हमने पढ़ाई नहीं की है उसको हमें नहीं देखना है, वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे, जिस वर्ड्स के बारे में या जिस ऑप्शन के बारे में आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेथड ऑफ इलिमिनेशन। मेथड ऑफ इलिमिनेशन मतलब होता है कि जब भी हम नेट एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको ये नहीं देखना है कि किसको जो है लेना है, ये देखना है कि आपको, जैसे कि मैं क्या क्या बोली आपसे कि ए से लेके एफ तक में आपको कौन सा जो है ऐसा वर्ड है जो लगता है कि ये तो होगा ही होगा, जिसमें आपको 100% कॉन्फिडेंट है। तो आपने बोला ऑब्जेक्टिविटी, तो बी से हम लोगों ने दो ऑप्शन को क्या किया, इसको दो ऑप्शन को हमने इलिमिनेट कर दिया, मतलब हटा दिया। 2 और 3 को जो है हमने हटा दिया। ठीक है, फिर हमारे पास बचता है 1 और 4 का ऑप्शन। तो 1 और 4 में क्या है, हम डी और सी को देख रहे हैं, तो हमें लगा कि नहीं, हमारा जो ऑप्शन सी जो है सही है, सिस्टमैटिक, क्योंकि ये कोई वर्ड नहीं होता है रिसर्च में, ये वर्ड आपने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मेथड ऑफ इलिमिनेशन से, मतलब जो हटाने वाला है उसको आप पहले नोटिस कीजिए और जो रखना है उसको आप नोटिस कीजिए। नहीं तो फिर आप ऐसे करके देखेंगे ना कि ए इसका आ रहा है, बी इसका आ रहा है, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, वहां आपके पास टाइम नहीं होता है एग्जाम के टाइम में। ठीक है, तो जब भी आप ऑप्शन देखिए जिसमें 100% श्योर है, देखिए वो किस किस ऑप्शन में है। उसके बाद फिर जो है आप उसको रिजेक्ट कीजिए, जो भी है, जैसे 2, 3 को हमने रिजेक्ट कर दिया और फिर डी और सी में हमने देखा। ठीक है, तो इसी तरह हमें जो है नेट एग्जाम में करना होता है। और हर एग्जाम में जो है ना, आपको चाहे वो आप पेपर 1 का कोई सा भी पेपर मतलब आप दे रहे हो, कोई सा भी चैप्टर हो, जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें 1-2 वर्ड ऐसा रहेगा कि जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं वो लोग। जैसे सिक्रेटिव, ये कोई वर्ड ही नहीं है रिसर्च में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मुझे दूसरा एक क्वेश्चन और पूछती हूँ आपसे। जो हम जो है रिसर्च में सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, वो किस फेज में सबसे ज्यादा यूज होगा? हमने पढ़ा है ना स्टेप्स, रिसर्च का स्टेप्स पढ़ा है। एनालिसिस। वो कौन सा फेज है? सेकेंड और थर्ड मैम। थर्ड फेज है, थर्ड में जाता मुझे थर्ड में एक आंसर दीजिए, सेकेंड है या थर्ड है? थर्ड फेज है मैम, थर्ड में सबसे ज्यादा होता है मैम। थर्ड में थर्ड में। सबसे ज्यादा होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, कि आईसीटी का हम सबसे ज्यादा रिसर्च में कौन से फेज में कहाँ पे यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फेज जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा सॉफ्टवेयर का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, सेकेंड फेज में आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर का यूज कहाँ है, जब हम डेटा की एंट्री करते हैं, जो डेटा हमारे पास आ गया है जब उसकी एंट्री होती है, तब हम आईसीटी का जो है यूज, मतलब जो थर्ड फेज है उसमें हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है। तो जो थर्ड फेज में जितना भी वर्ड में लिखा हुआ है ना कि थर्ड पेज में जो है, तो उस वर्ड को ध्यान रखिएगा। जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी, आपको ध्यान था कि रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, तो उसी तरह जो है जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में, उसको ध्यान रखिएगा। वो वर्ड्स ही पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, देखिए अभी आपका स्टैट्स में बहुत सारा चीज पढ़ना है, ये सारा स्टैटिस्टिकल ही टेस्ट है जो हमको मुझे पढ़ाना है। तो जब मैं स्टैटिस्टिकल पढ़ाऊंगी तो 0 से शुरू करूंगी, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी इसीलिए मैं स्टैट्स को हाथ नहीं लगाई हूँ। मैम एक बात करनी थी, गूगल फॉर्म में मैम एक बार टेस्ट ले लीजिए जितना आपने पढ़ाया है, हाँ, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन दिया है ना वो उसमें बहुत डिफिकल्टी आ रही है। मतलब वो मुझे ऐसा लगता है, मतलब कई बार लगता है सही है, कई बार लगता है गलत है। तो वो एक बार आप टेस्ट ले लेंगे तो एक एनालिसिस हम लोग का भी हो जाएगा कि हम लोग को ठीक है, कितना ठीक है, बनता तो मैं ऐसा करूंगी, मैं टेस्ट कब लूँ, आप बताइए कब रखे है। टेस्ट आपका? आप मंडे। एंड सैटरडे या संडे रख दीजिए। सैटरडे संडे संडे नहीं सर, सैटरडे मैम, सैटरडे रख लीजिए प्लीज, सैटरडे को हठ योग का भी होगा। अच्छा, तो आप लोग मुझे एक टेस्ट का डेट दे दीजिए कि आप लोग कब टेस्ट देना चाहते हैं, तो मैं टेस्ट क्वेश्चन मेरा रेडी है, मुझे ज्यादा टाइम मतलब बना हुआ है आपका। मंडे रख दीजिए, मंडे रख दूं आपका टेस्ट? मंडे ले लीजिए मैम, मंडे ले लीजिए। कमिंग मंडे में ऐसा हाँ जी, करती मंडे हूँ। भी। हाँ, मंडे ऐसे भी हम लोग एक टेस्ट रखते ही हैं, तो मैं कमिंग मंडे आपका टेस्ट रखती हूँ, और टेस्ट में मैं सारा वही क्वेश्चन दूंगी आपको, जो क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा डिस्कस भी किया हुआ है, जो नेट में आया हुआ है। मैं कुछ भी अपने से बना के नहीं दूंगी आपको।
ठीक है। ओके मैम। तो मैं वही क्वेश्चंस आपके साथ करूंगी शेयर जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। कुछ कुछ क्वेश्चंस थे। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? नहीं मैम, दिख रहा है ये क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन नहीं दिख रहे। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अच्छा। ऐसे मैं शेयर तो कर रही हूँ लेकिन ये पता नहीं लगता ये स्क्रीनशॉट है तो इसलिए नहीं आ रहा है। मुझे क्वेश्चंस के ना स्क्रीनशॉट भेजे थे, तो वो क्वेश्चंस मैं सोच रही थी आज आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि वो इस बार का जितना भी क्वेश्चन आया है ना, क्वेश्चन बहुत इजी था। रिसर्च का क्वेश्चन टफ नहीं था इस बार। एक मिनट रुकिए, मैं फिर से कोशिश करती हूँ इसको शेयर करने का। टाइम है ना अभी आप लोग के पास? यस मैम, यस मैम। एक मिनट होल्ड, ये मैं देखती हूँ ये क्यों नहीं आ रहा। आप मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं? अभी हो रहा है? यस मैम, अब होगा। देखिए ये इस बार क्वेश्चन आया हुआ है ये सब, ठीक है। ये इस बार का क्वेश्चन है। एक बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है जो पिछले बार एग्जाम में अपियर हुआ था। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका रिसर्च का, दिख रहा है ना सभी को? ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड तो कलेक्ट डेटा। रिसर्च का एक मेथड है, ठीक है। इंटरव्यू क्या हुआ कि मैंने आपसे पूछा कि मुझे टेस्ट कब लेना है, आपने मुझे बताया कि मैम मंडे ले लीजिए, ठीक है। एक इंटरव्यू ही हो रहा है ना कि मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप मुझे उसका आंसर कर रहे हैं। उसी तरह जब हम रिसर्च करते हैं तो इंटरव्यू एक टूल है, एक तरीका है डेटा कलेक्शन करने का, ठीक है। अभी हम लोग को टूल्स नहीं पढ़ाया हमने, लेकिन इंटरव्यू वर्ड बहुत कॉमन है, सबको पता होगा क्या क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है आपका, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यू। अब क्वालिटेटिव इंटरव्यू में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? तो हमने क्या बोला था कि मेथड ऑफ इलिमिनेशन है, मतलब वो जो ऑप्शन नहीं है उसको पहले हटाना है हमें। तो ए बी सी डी ई, इसमें कौन सा आपको लग रहा है कि 100% होगा ही होगा? ए एंड डी। डी। एक ऑप्शन बताइए, एक ऑप्शन बताइए। ए ऑप्शन है इट इज लेस स्ट्रक्चर। चलिए इसमें नहीं लग रहा है, ये मतलब डाउटफुल है कि ये क्या क्या बोल रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स डी द इंटरव्यू हैज स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस। अच्छा ये तो नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस क्या होता है? अगर मैं आपका आपने कहा था कि इंटरव्यू कुछ क्वेश्चंस फिक्स्ड होते थे, जैसे आपने कहा था कि ये अप्रोच जो क्वेश्चंस की होती है, ये जो फॉर्मेट है ये हर एक को फॉलो करना होता है क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चंस चेंज नहीं हो सकते। नहीं होगा क्या? इट इज फ्लेक्सिबल इन अप्रोच नहीं होगा? तो फ्लेक्सिबल तो मस्ट रहेगा। हाँ जी, फ्लेक्सिबल तो इंटरव्यू में रहता ही है। चलिए इंटरव्यू फ्लेक्सिबल होता है, वेरी वेरी गुड। ये वर्ड आपको दिमाग में रखना है कि फ्लेक्सिबल होता है। तो हमारा क्या है, ई होगा ही होगा, ठीक है। कि जो हमारा जो है जब भी हम इंटरव्यू हो सकता है कि फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? हो सकता है मैंने आपको बोला कि जो है मैं आपकी क्लास मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ, तो अभी क्या है, अभी जो इंटरव्यू में लूंगी हो सकता है उसका टाइम चेंज हो जाए, हो सकता है वो इंटरव्यूअर के ऊपर, मतलब फ्लेक्सिबल रहता है वो जो क्योंकि ये प्रैक्टिकल है ना। इंटरव्यू हम किसी का ले रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, मुझे सर्वे लेना है, ठीक है। सर्वे लेना होगा, मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिया और आपको जब टाइम मिला आपने भरा या नहीं भरा वो आपके ऊपर है, ठीक है। इंटरव्यू को हम फ्लेक्सिबल क्यों बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मैंने कहा कि चलो 5 मिनट और भी वेट कर लेते और भी बंदों को आने देते, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ई होगा ही होगा, जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं तो फ्लेक्सिबल होता है। एक फिक्स टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होता है कि जब एक रिसर्चर जो है मतलब जब इंटरव्यू लेगा तो उसका फिक्स कोई मतलब ये नहीं रहता है कि इंटरव्यू में कि ऐसे इतने बजे ही लेना है, इसी इसमें होगा यही क्वेश्चन पूछना, इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। तो ई तो होगा ही होगा। तो ई किसमें है? ई जो है 3 और 4 में। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 और 2 ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, मीन्स 1 और 2 नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 3 और 4 में क्या क्या कॉमन है? ई कॉमन है, ठीक है। सी भी कॉमन है, यानी कि सी भी होगा। तो इसमें रैम्बल का मुझे नहीं पता है वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लेकिन सी कॉमन है तो सी होगा, ठीक है। ई भी होगा, सी भी होगा। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? ए और डी का डिफरेंस है। चलिए देखते हैं कि ए और डी क्या है।
ए में लिखा है इट इज लेस स्ट्रक्चर्ड और डी में लिखा है इंटरव्यू हैज स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा पावरफुल लग रहा है? कौन सा लग रहा है कि 100% होना चाहिए? ए होना चाहिए या डी होना चाहिए? डी होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन। द इंटरव्यू हैज स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस। स्टैंडर्ड, अच्छा एक बात मुझे बताइए, लेस स्ट्रक्चर्ड अगर कोई फ्लेक्सिबल है कोई चीज अप्रोच में, अगर आपको लग रहा है इंटरव्यू फ्लेक्सिबल है तो उसमें स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है और स्ट्रक्चर्ड लेस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? देखिए ये दोनों अपोजिट चीज है। इसमें इंटरव्यू के बारे में बोल रहा है कि ये लेस स्ट्रक्चर्ड है, इसमें इंटरव्यू के बारे में बोल रहा है कि इसमें स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस क्यों होगा? अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, मान लीजिए मुझे आपने कोई, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हो सकता है कि आप लोग 50 लोग यहाँ बैठे हैं, तो 50 में ऐसा होगा ना कि कुछ बीच में मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिए कि मुझे आपको जवाब देना है। ऐसा होता है ना कि बीच में आप बोलते हैं मैम ये कैसे होगा, ये मुझे बताइए, ये समझ में नहीं आया, या आप ऐसे बोलते हैं कि जो है मैम आपने जो पढ़ाया उसको एक बार फिर से पढ़ा दीजिए। तो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस हम इंटरव्यू में नहीं होता है। इंटरव्यू जब भी लेते हैं तो वो हम जो है अपने जिससे इंटरव्यू ले रहे हैं हम उनका कंफर्टेबल जोन देखते हैं। जब आप किसी से इंटरव्यू लेने जाइएगा तो आप अपना कंफर्टेबल जोन देखिएगा कि आप जो है इन जिससे ले रहे हैं उसका कंफर्टेबल जोन देखिएगा। अब जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, जैसे मैं कल आपको राहुल जी और जितेंद्र जी का एग्जांपल दी, तो वो कैसा था, वो कोई स्ट्रक्चर तो नहीं था, लेकिन हाँ मुझे क्योंकि आपका कंफर्टेबल जोन देखना था तब मैं उस तरह का आपको एग्जाम्पल दी, है ना। तो इंटरव्यू में कभी भी जो है ना हम स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस नहीं यूज होता है, ये लेस स्ट्रक्चर्ड होता है। इंटरव्यू एक तरीका है डेटा कलेक्शन का, ठीक है। एक क्वालिटेटिव डेटा जब आप सर्वे करते हैं तो एक इंटरव्यू भी एक तरीका है कि मैंने बोला जो भी आप लोग यहाँ बैठे हैं जिसकी भी उम्र 10 से 15 साल है आप लोग यहीं पे रहिए, बाकी लोग आप लोग लेफ्ट हो जाइए, ठीक है। तो मैं आपसे चीजें पूछते जाऊंगी ना, मैं पूछूंगी किस पे, जब भी हम किसी से इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू में हम जिससे रिसर्च में मैं बात कर रही हूँ, आप वो वाले इंटरव्यू में मत चले जाइएगा जो आपके जॉब के लिए होता है। ये आपका रिसर्च का इंटरव्यू है, आप ये डेटा कलेक्शन का एक तरीका है। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, इट इज लेस स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। इंटरव्यू सोच के वो मत सोचिएगा कि जो है आप जो जॉब के लिए जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि मींस आप हमारे कंपनी के बारे में बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये मत सोचिएगा दिमाग में। ये रिसर्च का इंटरव्यू है, आप एक रिसर्चर है और आप अपने सैंपल पे इंटरव्यू कर रहे हैं, आप अपने सैंपल का इंटरव्यू ले रहे हैं। ये आपने शायद करवाया भी था मैम कि क्वालिटेटिव ना अनस्ट्रक्चर्ड होता है और क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर्ड ठीक होता कह रहे, है। उसमें लिखा हुआ है, जो मैं आपको टेबल दी हूँ क्वालिटेटिव डेटा का, देखिए इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो लिखा है वो वर्ड को ध्यान में रखिए, नहीं तो कंफ्यूज, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे दे दिया है। और देखिए ये जो बंदा लगा के आया वो भी यही लगा के आया 3 नंबर, जबकि 3 नहीं होगा, ठीक है। ये इसने अच्छा ये किया है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ आ गया, ए और डी के बीच में आ गया। और हमेशा क्या होता है जब इंटरव्यू लिखा होता है तो एक स्टूडेंट के मन में यही होता है कि मतलब उसका ध्यान भटक जाता है कि ये रिसर्च की बात हो रही है, ये वो इंटरव्यू नहीं है जो हम जॉब के लिए देते हैं, ठीक है। ये वो इंटरव्यू है कि हम एक रिसर्चर है और हम अपना सैंपल कलेक्शन करने गए हैं। तो आप अगर पूरा बिल्कुल रूल से चलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन से, तो कोई आपको डेटा देगा? मैं अगर आपसे जो है बिल्कुल रूल जो मैं पूछ रही हूँ वही बताओ, अगर मैं ऐसे आपसे जो है एटीट्यूड में बात करूं तो आप मुझे अपने बारे में बताएंगे, जो मैं जानना चाहती हूँ आप मुझे देंगे इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये इट इज लेस स्ट्रक्चर्ड। जब भी देखिए आप रिसर्च क्वेश्चन का दे रहे हैं तो इंटरव्यू का मतलब वो मत समझ लीजिएगा, दिमाग में एक्चुअली वही होता है हमारे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं वर्ड्स को पकड़िए, वर्ड को जिस दिन आपने वो याद कर लिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और ये इस साल का योगा का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये योगा में ही आया हुआ क्वेश्चन है आपका रिसर्च का। और भी क्वेश्चन है, करना है तो बताइए, आज तो शायद आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास भी नहीं है। कर लेंगे मैम, कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ये समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है। और ये वर्ड दिया हुआ भी है टेबल में,
तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही करना है हम लोग को, जिसपे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जिस ऑप्शन पे, बस उस ऑप्शन को देखना है, बाकी को हटाइए, इलिमिनेट कीजिए। और बाकी उन दोनों ऑप्शन में, जैसे ई हमने देखा, ई दोनों में है, सी दोनों में है, अब ए और डी पे फोकस करना है हम लोग को, ठीक है। और ए और डी में देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन है। बहुत लोग यही करके आए होंगे कि इंटरव्यू में जो है स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने किया होगा ये गलती, ठीक है। तो इंटरव्यू हमेशा लेस स्ट्रक्चर्ड होता है जब भी हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, तो क्योंकि इंटरव्यू मुझे आपके हिसाब से लेना है, अपने हिसाब से नहीं लेना है, ठीक है। आपके कंफर्टेबिलिटी जोन के हिसाब से लेना है। एक रिसर्चर के नाते मुझे आपसे लेना, उसमें इथिक्स भी तो है, मुझे इथिक्स भी तो देखना है उसमें, ठीक है। तो इंटरव्यू दिमाग में वो मत रखिएगा कि ये जॉब वाला इंटरव्यू है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। और कौन सा था, विजिबल है सबको? यस मैम। देखिए ये भी इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है और ये योगा का ही क्वेश्चन है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव है। चलिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होगा, इसमें है ए बी सी डी ई, आपके पास 5 ऑप्शन है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आपको बहुत अच्छे से समझाई हूँ मैं, मेजरमेंट होगा, ठीक है। अब ये देखिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा आपको लग रहा है कि जो 100% होना चाहिए। मेजरमेंट है, कैजुअलिटी है, रिप्लिकेशन है, एक्सक्लूजन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, लेस इंपॉर्टेंस टू स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसमें आप मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वांटिटेटिव है तो उसमें मेजरमेंट जरूर होगा। तो हम ए देखते हैं किसमें किसमें है। अब देखिए ए किसमें है, या नहीं तो 1 में है या नहीं तो 2 में है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा 2 और 3 ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, सी कॉमन है, देखना किसमें है, बी और डी के बीच में है। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ठीक है। तो ए दोनों में कॉमन है, सी दोनों में कॉमन है। हमको क्या देखना है, 1 और 4 के बीच में, बी और डी में किसमें ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस है कि होगा। तो बी और डी देखते हैं ऑप्शन क्या है। बी में है कैजुअलिटी और डी में है एक्सक्लूजन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कौन सा होगा? डी होना चाहिए, डी होगा मैम, डी होना चाहिए मैम। डी होना कभी नहीं चाहिए। होना चाहिए। एक मिनट। एक्सक्लूजन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का क्या मतलब हुआ? मैम स्टैटिकल तो करते हैं ना मैम, इसमें एक्सक्लूजन लिखा है स्टैटिकल। हाँ, तो डी नहीं होगा ना, यस मैम। डी नहीं होगा, ठीक है। एक्सक्लूजन, हाँ, क्योंकि जब भी क्वांटिटेटिव है, मेजरमेंट है, तो हम तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। अगर डेटा हमारा क्वांटिटेटिव है तो उसमें मेजरमेंट तो होगा ही होगा, और मेजरमेंट होगा तो ये इंक्लूजन होना चाहिए था, इंक्लूजन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। हम मेजरमेंट में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बिना लगाए हम कैसे रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है डी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? 1 हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ए बी सी, मेजरमेंट होना चाहिए, कैजुअलिटी होना चाहिए और रिप्लिकेशन मतलब क्या होता है? ये नहीं पता हम मैम। उसकी कॉपी करते हैं, रेप्लिका बोलते हैं। ठीक है, आप बहुत आसपास हैं आंसर के। रिप्लिकेशन मतलब होता है जब हम एक रिसर्च को दोबारा रिप्लिकेट कर सके। जैसे कि जैसे बेसिक और अप्लाइड होता है ना, जैसे मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ, मेरे रिसर्च का रिप्लिकेशन होना चाहिए। रिप्लिकेशन होना अच्छी बात है, वो आपको बताता है कि जो रिसर्चर, पहला वाला रिसर्चर ने जो रिजल्ट निकाला है वो उतना ही तो आएगा। अगर कोविड वैक्सीन पे रिजल्ट ये हुआ है, रिसर्च हुआ है, तो उसका रिप्लिकेशन हुआ होगा ना, उसको बार बार जो है किया गया होगा, उसको बार बार जो है क्योंकि किसी भी चीज को जनरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रिसर्च को हमको बार बार रिपीट करना होता है, और जितना बार वो रिपीट होता है उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी उतनी अच्छी होती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी में हमने पढ़ा है ना, तो रिप्लिकेशन ही वर्ड है। रिप्लिकेशन मतलब जब हम एक रिसर्च कर रहे होते हैं और उसी रिसर्च को जब हम बार बार करते हैं तो उसको रिप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे ही देखना है जब भी आप एग्जाम दीजिए, कि इसी बार का योगा में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, तो आपको ऐसे ही देखना है। आपको ये मत देखिए कि आपके पास ये सारा ऑप्शन है, देख लिया, जिसमें 100% कॉन्फिडेंट है उसको निकालिए, फिर उसको इलिमिनेट कीजिए जो ऑप्शन में नहीं है। इलिमिनेट करने के बाद जो आपके पास बचता है, फिर देखिए उसमें कॉमन क्या है।
ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा ना, या कॉमन में सिर्फ हमारा डी और इसमें आ रहा था, सॉरी क्या था, डी और बी और डी। ठीक है, तो कैजुअलिटी कुछ होता ही नहीं है रिसर्च पे, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ड दे दिया है ना। तो इस तरह से हमें जो है देखना है, क्योंकि जो जितने वर्ड्स दिए होंगे, देखिए जितने बार भी आपके पास क्वेश्चंस आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ वर्ड ऐसा दिया गया है जिससे रिसर्च का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उसको आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो ऐसे वर्ड्स आएंगे तो इसको देख के परेशान नहीं होना है आपको। आप हमेशा जिसपे 100% कॉन्फिडेंस है उस ऑप्शन को निकालिए, फिर उसके बाद उसमें कॉमन चेक कीजिए, कॉमन चेक करने के बाद जो आपको लगता है कि नहीं किसमें ज्यादा ये है, ऐसे ही कीजिए। अभी से ये हैबिट बनाइए ताकि फिर नेट में आपको दिक्कत नहीं, जब नेट एग्जाम में बैठिए तो फिर आपकी आदत हो जाए। मैम एक चीज इसमें बोलना चाहूंगी, इसके पहले वाला जो जस्ट क्वेश्चन था वो हमने क्वालिटीज पढ़ी थी क्वालिटेटिव रिसर्च की, उसमें पढ़ा था कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है, और इसमें एक आ गया लेस स्ट्रक्चर, तो इसमें ही मैं कंफ्यूजन मुझे हो गया और मैं उसको कर नहीं पाई थी। लेकिन अभी जस्ट जब ये वाला क्वेश्चन किया, इसमें स्टैटिकल एनालिसिस किया, तो मैंने ये सोचा कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो होता है, लेकिन इंक्लूजन होना चाहिए, एक्सक्लूजन है, तब मैंने उसे एलिमिनेट किया। तो यही चीज क्वेश्चन आंसर करने से क्लियर होती है, इसीलिए मैं देखिए मैं ना रिसर्च इसी चीज पे, देखिए आपको मैं क्वेश्चन क्यों भेजती हूँ, मैं चाहूँ तो आपका टेस्ट लेके खत्म करूँ, वो मेरे लिए ज्यादा आसान है कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर टेस्ट दी, मेरा भी काम हो गया कि मैंने टेस्ट ले लिया, आपका भी काम हो गया। लेकिन जब तक आप ग्रुप में क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ करके आ रहे हैं। हाँ जी मैम यही हुआ अभी मैंने उसको, मतलब अभी आपका ये जो है एक्सक्लूजन ऑफ क्रिटिकल समझ के क्वांटिटी ये आंसर वो सोचा था, लेकिन वो निकला गलत, मैंने एनालिसिस देखा ही नहीं, मतलब एक वर्ड पकड़ लिया था। तो मैम ये वर्ड भी क्लियर हो रहा है बहुत सी चीजें कि नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि क्वेश्चन को देखिए आपको सोचना है, वहां आपको अकेले बैठ के एग्जाम देना है, और अभी आपको प्रैक्टिस करना है। जब ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, हमें कैसे करना है वहां पे। और ये मेथड हर में लगाइए, चाहे आप योगा का क्वेश्चन कीजिए, चाहे आप पेपर 1 का कीजिए, पेपर 2 का कीजिए, ये इसका मेथड ही है मेथड ऑफ इलिमिनेशन। मतलब जो चीज नहीं है उसको हटा दो, उसके बाद उसमें कॉमन चेक करो, उसके बाद जो है जो भी डिफरेंशिएट आ रहा है, मतलब जो भी डिफरेंट है उसमें फिर देखो कि कौन सा ऑप्शन होगा। ये अगर आप ऐसे करने बैठ जाएंगे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब तो फिर नेट एग्जाम में टाइम कहाँ मिलता है फिर। ठीक है, बस ऑप्शन पे फोकस करना है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है समझ में आता है कीजिए, फिर उसके बाद सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, क्योंकि उस समय दिमाग ऐसे ही भारी चलता है हम लोग का। ठीक है, तो आपको ऐसे ही देखना है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है, आपको लगाना है नेट एग्जाम में। तो इसीलिए मैं फोकस करती हूँ कि आप खुद से सोचिए और खुद मुझे बताइए। देखिए अभी आपका पढ़ाई करने का समय है, टेस्ट तो आपका होता रहेगा, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो रोज आपको टेस्ट देना है, डेली टेस्ट देना है। ठीक है, वो आपका टेस्ट बहुत, फिर तो आपका टेस्ट ही शुरू हो जाता है, जैसे दिसंबर आएगा आपका टेस्ट होना शुरू, नवंबर के लास्ट वीक से ही होना शुरू हो जाएगा, तो आपका डेली टेस्ट होगा फिर। लेकिन उस समय आप अकेले टेस्ट दे रहे हैं ना, डिस्कशन होना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ गलती करके आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका है। बाकी और भी क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन आए थे रिसर्च से, 5-5 क्वेश्चन। तो वो देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल डेप्थ में पूछा, कोई क्वेश्चन ऐसा है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बस आपको लैंग्वेज पकड़ना है, वर्ड पकड़ना है उसका बस। ठीक है, हर बार ऐसा ही क्वेश्चन आता है, योगा में जब भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन ही देते हैं। तो आप जो पीपीटी में करूंगी शेयर, अभी तक जितना पढ़ा चुकी हूँ वो आपको मुझे भेजना है, तो बस वर्ड पे फोकस कीजिए, कौन सा वर्ड कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देखिए स्टैट से कोई भी क्वेश्चन है आपका? नहीं है ना, तो योगा में कभी भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है रिसर्च में। अभी तक हमने जितना पढ़ा हुआ है, समझिए आपने 50% से ज्यादा कवर हो गया आपका एग्जाम के लिए। अब बस उसी को आप जो है हम लोग को देखना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। फिर मैं क्वेश्चन अभी जो मैंने दिया था ना आपको, अभी डिस्कशन में ही रखिए। ठीक है, अभी टेस्ट में जो है आपको जो क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, अभी आप उस पर ही फोकस कीजिए। आपका जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है ना, तो उस समय फिर जो है आपको देना ही है, और वही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी नेट में आया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आज हम यहीं पे क्लास जो है अपना ये करते हैं। आया समझ में आज सबको क्लास में? यस मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है प्रियंका जी,
ठीक है, तो जो हम लोग को थोड़ा ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ जो भी पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है नेट एग्जामिनेशन के लिए। इसी तरह मैम एलिमिनेशन करने बताएंगे ना मैम, बहुत अच्छा अच्छा क्लियर हो रहा है मैम, मतलब ठीक है। अच्छा हो रहा है क्लियर मैम। नहीं नहीं, इसी तरह करना भी चाहिए। नेट एग्जाम में आपके पास आपका सब कुछ देखा जाता है, आपको सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, आपकी एक्यूरेसी चेक होती है, क्योंकि आपको प्रोफेसर बनना है ना, एक हायर पोस्ट पे जाना है, आप कितने समय में कितना सही आंसर कर सकते हैं, ये सारा कुछ चेक होता है। तो बस मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाइए और उसके बाद जो है क्वेश्चन करते जाइए और ऑनेस्ट रहिए। जो भी मैं क्वेश्चन पेपर भेज रही हूँ सब आपके नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन में आधा घंटा भी लग रहा है, कोई बात नहीं है, समय हमें नेट के एग्जाम में देखना है कि नेट के एग्जाम में हमारा टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, हमारा प्रैक्टिस इतना अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बाकी मंडे में आपका एक टेस्ट ले लूंगी और जो जो अभी तक पढ़ाई हूँ मैं आपको पीपीटी भी भेज दूंगी। ठीक है, फिर मंडे आप एक टेस्ट दे दीजिएगा रिसर्च का। ठीक है, चलिए क्लास ओवर करते हैं। पवन जी आप करवा दीजिए पेयर। जी मैम, सभी लोग ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। देन ओम का उच्चारण करते हुए अपने जीवा को पवित्र करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे, फिर एक माँ मृत्युंजय मंत्र करेंगे, फिर उसके बाद शांति पाठ। ओ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम रुकमेव वंदनात् मृत्युमोक्षीयमामृतात् मृत्युमोक्षीयमामृतात् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 है। सभी लोग हाथों को रब करते हुए अपने हाथ को हथेली के अंदर ऊर्जा का अनुभव करेंगे। देन सभी नमः प्रणाम। चलिए, थैंक यू पवन जी।